रंगमंच से ही शुरुआत हुई है इस कास्टिंग डायरेक्शन। कास्टिंग में ही जाने का आपने क्यों सोचा? क्या आपको कुछ स्कोप नजर आया उसमें? कास्टिंग काउच कभी बेस नहीं हो सकता। तो लोग हाथ मिलाने से ज्यादा वो ये बोलने के लिए आते हैं कि यार सर कुछ बताओ ना पड़ी। आज अगर उनको लोग जानते हैं तो इसी वजह से, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए उन्होंने इतने एक्टर दिए हैं। आदमी के लिए सबसे इजी होता है कि वो दूसरे पे ब्लेम डाल दे अपनी कमजोरी छिपाने के लिए। क्या वाकई में कास्टिंग काउच कोई शब्द है जो एग्जिस्ट करता है? साइन थीटा कॉस थीटा भले ही आपकी जिंदगी में काम नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में जरूर आएगा। डायरेक्टर क्या चाहता है ना, हम डायरेक्टर के मीडियम को प्रोजेक्ट करते हैं। क्या ये जो बड़े एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स वगैरह जो होते हैं, ये भी ऑडिशन के फेज से गुजरते हैं? अगर आप कैमरे के साथ में काम करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस भी कैमरे के साथ में करनी पड़ेगी। राजस्थान के लिए जब भी मुझे मौका मिलेगा, जो लोग भी काम करेंगे बेहतर, मैं हमेशा बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, लाइव परफॉर्मर्स पर अनकट टॉक्स विद प्रशांत सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार किसी न किसी ऐसी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी को लेते हैं जिनसे कि हमें कुछ सीखने को मिले। अलग अलग फील्ड के होते हैं, और इस बार हमारे साथ जो शख्सियत बातचीत के लिए मौजूद हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आजकल यूथ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुझान किए हुए हैं, तो उन सभी को इस पर्सनालिटी से होकर गुजरना ही होता है। और ये फिल्म मेकिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिसको हम कास्टिंग के नाम से जानते हैं। तो आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं जयपुर से ही एक बहुत ही सुलझे हुए कलाकार, जो कि रंगमंच पर अपनी शुरुआत करके और फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग करने के लिए आज बहुत ही बड़ा नाम बन चुके हैं। शुरुआत छोटी सी थी, लेकिन आज ये शख्सियत बहुत बड़ी बन चुकी है। आप लोग सभी जानते होंगे समीर पहाड़िया को। समीर जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ और थैंक यू वेरी मच, आपने अपॉर्चुनिटी दी आपसे बातें साझा करने की और ऑडियंस के साथ भी। तो आप आदेश कीजिए। आदेश नहीं, हम तो बातचीत करने के लिए आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपके बारे में कहा भी जाता है कि आपने रंगमंच से एक शुरुआत की, तो अपनी रंगमंच की शुरुआत के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। बेसिकली मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे थिएटर या प्लेस के बारे में कभी जाना नहीं जाता है, इवन मेरे रिलेटिव या फैमिली को लेकर के। मैं जयपुर में आया था, पहले मुझे डांस करना बड़ा अच्छा लगता था, तो मैं कभी एक डांस की वर्कशॉप थी रविंद्र मंच में, तो वहाँ जनरली ऐसा था कि चलो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। और वहाँ पहली बार मुझे लिखा हुआ देखा था मैंने बाल नाट्य कार्यशाला। तो मुझे लगा यार इस समथिंग कुछ तो इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले मुझे ये नहीं पता था कि आपको हीरो बनने के लिए एक्टिंग की भी जरूरत होती है। पहले मुझे लगता था कि डांस से ही आप हीरो बन जाते हो जी। लेकिन पहली बार कुछ अलग सा लगा, तो मैंने सोचा यार लेट्स सी ज्वाइन करते हैं इसको। फिर ज्वाइन किया धीमे धीमे, फिर मजा आने लग गया। तो फिर धीमे धीमे शुरुआत हुई और फिर आगे कारवां बढ़ता गया। शुरुआती दौर में आपने किस निर्देशक के साथ काम किया? मैंने शुरुआत में जैसे रविंद्र मंच की जो प्रोडक्शन थी उनके साथ में किया, फिर मैंने साबिर खान सर है उनके साथ में मैंने थिएटर वर्कशॉप की थी, प्रोडक्शन मैंने किया था। तो मतलब थिएटर का मैं उन्हें गुरु मानता हूँ मेरा शुरुआत से। तो उनके साथ मेरी एक तरीके से शुरुआत थी, एक अच्छी शुरुआत थी। और कहीं ना कहीं जो एक कास्टिंग की भी समझ है मुझे उसी दरमियान आई थी, क्योंकि मैंने साबिर सर के साथ प्रोडक्शन के दरमियान ये देखा था कि उनका एक्टर से ज्यादा वो प्रीफरेंस देते थे कि कैरेक्टर कौन सा बेहतर प्ले कर सकता है जी। और मुझे लगता है कि कास्टिंग में भी हमारा यही फॉर्मेट होता है कि हम लोग बेहतर एक्टर से ज्यादा बेहतर कैरेक्टर की तलाश में रहते हैं। तो रंगमंच से ही शुरुआत हुई है इस कास्टिंग डायरेक्शन की भी, उस सेंस की भी। तो कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी और वो बेस तो कहीं ना कहीं वहीं से ही शुरू हुआ है मेरा। तो आपने थिएटर पर डायरेक्शन भी किया है? नहीं, मैंने थिएटर में डायरेक्शन नहीं किया, सीधे ही कास्टिंग डायरेक्शन में आपने उतर जाना? हाँ, मतलब मैं जैसे ही मेरा प्ले प्रोडक्शन खत्म हुआ तो उसी वक्त एक फिल्म थी, तो वहीं से ही मेरी कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे शुरुआत हुई थी।
जी, तो कास्टिंग में ही जाने का आपने क्यों सोचा? क्या आपको कुछ स्कोप नजर आया उसमें, या कुछ अलग आप करना चाहते थे जो आप कास्टिंग में आए? जब शुरुआत हुई थी तब तो कुछ विचार ही नहीं था, क्योंकि वो होता है ना कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। तो जो छोटे प्रोडक्शन होते थे तो उसमें ऐसा होता है कि आप प्रोडक्शन भी संभालते हो, आप कास्टिंग भी संभालते हो, कई बार आप आर्ट डायरेक्शन भी संभालते हो। तो मैंने शुरुआत प्रोडक्शन के साथ में ही मुझे कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे काम करने का मौका मिला। और उसी दरमियान धीमे धीमे मुझे लगा कि यार कास्टिंग डायरेक्शन तो बड़ा अच्छा काम है यार, मतलब इसकी भी वैल्यू होनी चाहिए, ये भी एक मतलब मुख्य पार्ट है एक फिल्म का। तो बस धीमे धीमे उससे अपॉर्चुनिटी मिलती रही। और धीमे धीमे फिर पहले मैं प्रोडक्शन भी करता था, फिर मैंने स्पेशलाइजेशन कर लिया कि नहीं यार मुझे कास्टिंग में थोड़ी सी अच्छी कर सकता हूँ, तो ठीक है मैं कास्टिंग में ही ट्राई करता हूँ वापस से। तो मैंने कास्टिंग को थोड़ा प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट किया। आपने बीटेक किया, इंजीनियर बनने का आपका सपना था, और आपके परिवार वाले भी, माता पिता भी शायद यही सोच रहे थे कि बेटा इंजीनियर बनेगा और हमारे लिए 10 से 6 की नौकरी करके कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने कास्टिंग चुन ली। तो क्या घर वालों ने कभी टोका नहीं कि भाई ये कहाँ जा रहे हो, किस फील्ड में जा रहे हो? मतलब मुझे लगता है कि जो भी चीजें होती हैं, आप जिंदगी में कोई भी काम करते हो, घर वालों की कभी ये इच्छा नहीं होती कि पर्टिकुलर आप इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। उनकी प्रायोरिटी रहती है कि जो भी आप काम करो उसमें आप खुश रहो और वो भी खुश रहें, कि कहीं ना कहीं सर्टेनिटी की उनको आवश्यकता होती है और इच्छा होती है। अगर ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इस लाइन में अगर बहुत अच्छा करता हूँ तो डेफिनेटली मेरे से ज्यादा खुशी उनको होगी। तो मैंने कहीं ना कहीं वो बेसिक वो जो नीड है फैमिली वालों की कि खुशी उनको मिलनी चाहिए, उसको मैंने हमेशा, खुशी और संस्कार, उसको मैंने हमेशा प्रायोरिटाइज किया है। और मुझे लगता है कि हमेशा मुझे वो सराहना भी मिली है मेरी फैमिली से और वो सपोर्ट भी मिला है। ग्रेट। अच्छा, कास्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो एक शब्द आता है कास्टिंग काउच। क्या वाकई में कास्टिंग काउच कोई शब्द है जो एग्जिस्ट करता है, या फिर ये कोई षड्यंत्र है इस फील्ड को बदनाम करने का? वैसे तो मुझे 5 से 7 साल हो गई, मतलब मैं प्रोफेशनली कास्टिंग कर रहा हूँ। तो मैंने कभी देखा नहीं है ये चीज, सुना बहुत है कि जब भी मैं किसी से कन्वर्सेशन करता हूँ तो सब लोग यही जरूर बोलते हैं, अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर हो, कास्टिंग काउच भी होती होगी। तो मुझे ये लगता है कि ये ऐसा फॉर्मेट है कि आपके इंटरेस्ट पे है कि आप किन लोगों को रिसीव करते हो। कि अगर आपको शॉर्टकट देखना है तो शॉर्टकट वाले अलग ही लोग होते हैं, और ये बड़ा ही फैक्ट बात है कि उनका शायद काम से वास्ता ही नहीं होता। ठीक है, बस वो पर्दे पे आना चाहते हैं। हाँ, मतलब और जो उनको प्रोवाइड भी करते हैं ना, जो बोलते हैं कि भाई हम ये करवा देंगे, वो कभी बेस एक्चुअली हो ही नहीं सकता। कास्टिंग काउच कभी बेस नहीं हो सकता जी। वो एक ये है कि उसकी आड़ में ये चीजें जो लोग करते हैं वो फॉर्मेट हो सकता है। आई डोंट थिंक कि कास्टिंग काउच कभी एग्जिस्ट करता था फॉर द अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली। तो मैं तो बिल्कुल डिनाई करता हूं। मेरे जितने भी मैंने अभी तक फिल्म की हैं, छोटी फिल्में, बड़ी फिल्में, बड़े से बड़े प्रोडक्शन के साथ, तो मैंने कभी फेस नहीं किया इस तरीके को। अब वो मुझे नहीं पता कि कौन लोग फेस करते हैं शायद वो आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि जो लोग उस चीज को फेस किए हैं, या फिर जिन लोगों का ऐसा तरीका है वो आपको ज्यादा, क्योंकि मैंने तो कभी इस बारे में विचार ही नहीं किया कि जैसे ही आप सोच रखते हो लोग भी आपको वैसे ही मिलते हैं। क्या कई बार ऐसा भी हुआ है कि आप कहीं रास्ते चलते, कहीं बस में या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, या आप कहीं बैठे हैं, किसी को अचानक पता चला कि ये तो कास्टिंग डायरेक्टर समीर पहाड़िया है, तो चलो वहीं पर ही आपको ऑडिशन देना शुरू कर दिया? कभी ऐसा कुछ हुआ है? मतलब ऐसा तो बहुत जनरल हो जाता है, मतलब मेरे लिए अभी जनरल हो गया है कि मैं जहां पे भी जाता हूं तो लोग थोड़ा इम्प्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर उन्हें पता चलता है कि कास्टिंग डायरेक्टर है तो इम्प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। और उसके अलावा जैसे होता है ना कि उन्हें पता चलता है कि जैसे ही कास्टिंग डायरेक्टर है ये, तो तवज्जो देना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा है कि कहीं पे भी हो सकता है, जैसे जब मुंबई में काफी थड़ियां हैं चाय की, जहां हम लोग चाय पीते हैं, तो लोग हाथ मिलाने से ज्यादा वो ये बोलने के लिए आते हैं कि यार सर कुछ बताओ ना बढ़िया सा अगर कुछ है और मैं भी यही बोल देता हूँ, हाँ कुछ बढ़िया आएगा तो जरूर बताऊंगा। ठीक है, बाकी का रैंडमली मेरे पास कॉल बहुत आते हैं इस तरीके से
कि चाहे मेरे गांव से हो, चाहे जो जो लोग को शायद एक्टिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं है, वो लोग बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं सर मैं विलेन बहुत बढ़िया कर सकता हूँ। मुझे बताओ कोई भी विलेन का हो, या कोई वो किसी जैसे इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहे हैं तो बोलते हैं यार कोई इंजीनियर का कैरेक्टर होना तो मुझे लगता है मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो मैं उनको होने को तो थोड़ा सा कवर अप कर देता हूँ, क्योंकि उनको मैं पूरा फॉर्मेट समझाने लग जाऊंगा ना तो मेरे दुश्मन बन जाएंगे, बोलेंगे यार एटीट्यूड आ गया बनने। तो मैं उनको जरूर बोलता हूँ कि ठीक है अपन करेंगे, लेकिन जितना इजी लोगों को लगता है उतना है नहीं एक्टिंग। बिल्कुल। क्या कुछ लोग जैसे ये सोचते हैं कि ऑडिशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कास्टिंग वगैरह कुछ नहीं होती है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी की जाती है, पहले से ही कास्टिंग उनके दिमाग में हो चुकी होती है, वो कर चुके होते हैं कास्टिंग, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जो है ऑडिशंस लिए जाते हैं, और कास्टिंग डायरेक्टर भी कोई नाम जो है ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। क्या ये सही है? देखो अगर ये कास्टिंग डायरेक्टर नाम एक फॉर्मेलिटी होता तो शायद मुकेश छाबड़ा सर का जो एक एम्पायर उन्होंने एक खड़ा किया है, चाहे कास्टिंग बे के हेड है अनमोल आहूजा सर, अभिषेक सर, तो इतना बड़ा उनका एम्पायर नहीं होता अगर ये एक फॉर्मेलिटी होती तो। क्योंकि आज अगर उनको लोग जानते हैं तो इसी वजह से क्योंकि इंडस्ट्री के लिए उन्होंने इतने एक्टर दिए हैं कि आप अगर देखोगे कि शायद पहले अधिकतर रिपीटेड कास्टिंग होती थी, लेकिन आप देखोगे कि हर फिल्म में हर सीरीज में एक नया चेहरा और वो बहुत बेहतरीन एक्टर है वो आपको दिखेगा, तो जस्ट बिकॉज ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर। क्योंकि पहले सिर्फ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फाइनल करते थे, हर एक्टर की रीच नहीं होती थी जी। कास्टिंग डायरेक्टर ने उस रीच को मतलब इजी कर दिया है कि एक्टर अगर एक छोटी सी सिटी का है, छोटे से गांव का है, वो एक बड़े प्रोडक्शन तक पहुंच सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि कास्टिंग डायरेक्टर आपको खोजने के लिए बैठे। ठीक है, तो वो रीच कहीं ना कहीं कम की है। कास्टिंग डायरेक्टर होने के बहुत फायदे हुए हैं कि लोगों को ऐसा है कि नई नई जगह से नए नए लोगों को अपना टैलेंट प्रोजेक्ट करने का मौका मिला है। तो और दूसरी बात यह है कि लोग एक्चुअली एक्सक्यूज बना लेते हैं अपनी सिलेक्शन नहीं होने का। ठीक है, कि आदमी के लिए सबसे इजी होता है कि वो दूसरे पे ब्लेम डाल दे अपनी कमजोरी छिपाने के लिए। तो मैं खुद जैसे जयपुर में, दिल्ली में, मुंबई में मैं एक वर्कशॉप करता हूँ, ऑडिशन वर्कशॉप। तो ऑडिशन वर्कशॉप का फॉर्मेट यही है कि हम लोग अवेयर करते हैं एक्टर्स को कि आप पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाइए जी, उसके बाद कुछ बोलिए कि यार ये इस वजह से नहीं हुआ। आपको खुद ही नहीं पता, आप खुद एजुकेट नहीं हो कि फॉर्मेट क्या है, सिस्टम क्या है, ऑडिशंस कैसे बनाए जाते हैं। एक्टिंग आपने सीखी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस एक्टिंग को एग्जीक्यूट कैसे करना है ड्यूरिंग द ऑडिशन, क्योंकि आपका ऑडिशन के फॉर्मेट से ही हो जाएगा। ये वो वाली बात है कि 12th तक आपने टॉप किया, लेकिन जैसे ही वो कोई एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आप पास नहीं हुए तो नौकरी कैसे लगेगी। बिल्कुल, आप बोल दोगे यार मैं स्कूल में पढ़ाई में अच्छा था लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में ढंग से पास नहीं कर पाऊंगा। तो ये तो एंट्रेंस एग्जाम है और ये टफ प्रोसेस होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा भले ही आपकी जिंदगी में काम नहीं आएगा लेकिन एग्जाम में जरूर आएगा। तो उसी वजह से ऑडिशन फॉर्मेट भी ऐसा है कि आपको उसको पार करके ही आगे जाना है। तो उसके बारे में आपको जानकारी बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि क्या क्या अपडेट्स हो रही हैं ऑडिशन के फॉर्मेट में, किस तरीके का पैटर्न है, किस तरीके का बैकग्राउंड है, लाइट है, सारी चीजें हैं कि सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, आपका एक खूबसूरत ऑडिशन भी होना चाहिए। उसी के बिहाफ पे आपको काम मिलता है। मतलब आप कास्टिंग डायरेक्शन कर रहे हैं इसलिए आपको पता है कि किस तरह के ऑडिशंस आपको चाहिए होते हैं, और आप कास्टिंग डायरेक्टर ही नहीं रह करके और इंस्ट्रक्टर भी हैं कि किस तरीके से आपको ऑडिशंस तैयार करने चाहिए, वो भी आप आर्टिस्ट वगैरह को बता रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो काम है ना ड्यूरिंग द ऑडिशन स्टूडियो कि डायरेक्टर क्या चाहता है ना, हम डायरेक्टर के मीडियम को प्रोजेक्ट करते हैं एक्टर्स के साथ में कि डायरेक्टर को उस एक्टर से क्या चाहिए। तो कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द ऑडिशन हम लोग डायरेक्टर की एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू को ही प्रोजेक्ट करते हैं। तो वो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डायरेक्टर क्या चाहता है जी, तो एक्टर से निकलवाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग कई बार जब कुछ बड़े कैरेक्टर्स होते हैं तो हम लोग ऑफलाइन ऑडिशन रखते हैं कि जिससे वो हम लोग मैक्सिमम एक्टर को कन्विंस कर सके कि डायरेक्टर क्या चाहता है। बिल्कुल, क्योंकि सबका एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक्टर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डायरेक्टर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग उसको मैच कराते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को। ठीक है। कई बार कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस वगैरह ये कहते हैं कि हमें ऑडिशंस देने की क्या जरूरत है, अगर किसी
फिल्म मेकर को ज़रूरत होगी तो वो हमें वैसे ही बुला लेगा, हम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, ऑडिशन नहीं, हम नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? वैसे तो मुझे कहने का हक नहीं है क्योंकि फिर उन्हें कोई बुलाता नहीं है। हाँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑडिशन ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर को उस एक्टर की काबिलियत पे शक है, ठीक है। ऐसा होता है कि कोई कॉमेडी कैरेक्टर बहुत अच्छा करता है, बिल्कुल, लेकिन जब नेगेटिव कैरेक्टर की बात आती है वो उतना बेहतर नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस वेरिएशन को समझने के लिए कि उस कैरेक्टर की डिमांड क्या है, उस वेरिएशन को समझने के लिए उसका ऑडिशन किया जाता है, ना कि उसका इस बारे में कि यार इसकी एक्टिंग की काबिलियत क्या है। क्योंकि जब आपने 8 से 10 प्रोजेक्ट किए हैं तो एक्टर के बारे में एक नॉर्मली पता चल जाता है, लेकिन अगर उसका वो कैरेक्टर वेरिएट करने वाला है तो उस डायरेक्टर ने क्या सोचा उस कैरेक्टर के लिए, उसके बारे में ही हम लोग ऑडिशन करते हैं। और डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं एक्टर के लिए भी बेहतर है कि जो बोलते हैं ना कि आप प्रैक्टिस करोगे, कि आप शूट पे तो चलो ठीक है आपको काम मिल रहा है, लेकिन अगर शूट पे आप नहीं जा रहे हो आपकी प्रैक्टिस क्या है। तो मुझे लगता है ऑडिशन हर एक्टर के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस है कि अगर उसको कैमरे के साथ काम करना है। जिस तरीके से हम लोग थिएटर में रिहर्सल करते हैं कि एक प्ले करने के लिए हम लोग 30 दिन रिहर्सल करते हैं, तो मुझे लगता है कि ऑडिशन भी वो फॉर्मेट है जिसके लिए लोग अपनी कैमरा एक्टिंग के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कि मुझे लगता है कि सिर्फ आपको कोई भेज रहा है ऑडिशन फिल्म शूट के लिए तभी आपको ऑडिशन नहीं बनाने चाहिए, आपको एक रेगुलरिटी में एक अपनी आदत बनानी चाहिए कि यार 5 दिन में एक ऑडिशन में बना सकता हूँ डिफरेंट कैरेक्टर के, तो उससे आपको अपना कैलिबर भी पता चल जाएगा और वो एक प्रैक्टिस भी होती रहेगी कि जब आप कैमरे के सामने जाओगे ना तो आपको वो कॉन्शियसनेस है ना वो खत्म हो जाएगी कहीं ना कहीं। क्या ये जो बड़े एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स वगैरह जो होते हैं ये भी ऑडिशन के फेज से गुजरते हैं? बिल्कुल, आप कितने भी क्योंकि जितने बड़े एक्टर होंगे उनको उतना ही बड़ा डायरेक्टर या प्रोडक्शन उनको हायर करता है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ वो वर्कआउट तो होता ही है। ओके, ठीक है, बस उनको नाम अलग दे दिया जाता है कि जैसे उसके साथ सीन वर्क कर लेते हैं कि कोई बड़ा एक्टर उन्होंने कास्ट किया, किसी डायरेक्टर ने बोलता है सर आ जाओ एक बार सीन वर्क करते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ के उनके दिमाग में ये है स्टारडम की वजह से या और 10 चीजें जो होती हैं कि भाई मुझे एक्टर ये लेना है, लेकिन वो कैरेक्टर में फिट है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने विक्की कौशल का इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने बोला था कि संजू में जब उनको ऑडिशन किया गया तो जबकि तब वो एस्टेब्लिश हो चुके थे, 3-4 फिल्में वो कर चुके थे बढ़िया फिल्में, लेकिन उनको जब ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उन्होंने बोला कि यार मुझे लैंग्वेज गुजराती उतनी आती नहीं, मुझे सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है बेसिक हम लोग कर लेते हैं, बाकी का जैसे ही आप लैंग्वेज सीख लो। तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज पे ही वर्कआउट किया उस कैरेक्टर के लिए। तो जब जो एस्टेब्लिश एक्टर अगर ये फॉर्मेट से गुजरते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो बाकी के एक्टर्स को तो इनसे इंस्पायर होना चाहिए, मतलब और ज्यादा वर्कआउट करना चाहिए, क्यों आपकी बेहतरी के लिए ही कर रहे हैं कि डायरेक्टर को आप कैलिबर के बारे में पता चल रहा है, तो डायरेक्टर कितना आपके साथ वर्कआउट करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द वर्कशॉप का भी फॉर्मेट होता है, ड्यूरिंग द शूट भी आपको कुछ वर्कआउट करने को हो सकता है, तो आपको डायरेक्टर को बताना भी तो पड़ेगा कि भाई मैं कितना कैलिबर है मेरे अंदर। तो ऑडिशन मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन चीज है। बिल्कुल। क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आप बचपन की बातें कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सा अदरवाइज मत लीजिएगा मेरी बात को, कभी आप बहुत गहरी नींद में हो और पिताजी ने आपको जगाया कि ले मेरी कविताएं सुन, मन मारकर कभी कविताएं सुनी है उनकी, या उसमें भी आपने कुछ मतलब इंटरेस्ट लिया है? नहीं, बिल्कुल इंटरेस्ट तो मुझे हमेशा से रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके होता है ना कि जड़ से जो शुरुआत होती है ना, जैसे मेरे पिताजी पोइट्री करते हैं, हाँ, मोटिवेशनल पोइट्रीज हैं, मोटिवेशनल पोइट्री मैंने भी सुनी है। हाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कई बार सोचता हूँ कि यार मैं इस लाइन में क्यों आया, कैसे आया। हाँ। जैसे हर कोई ये क्वेश्चन करता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शुरुआत तो वहीं से हुई है। ग्रेट। कि बस वो सेगमेंट थोड़ा चेंज हो गया कि वो पोइट्री से एक्टिंग में आ गया, डायरेक्शन में आ गया, लेकिन बेस तो वही है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो कि अभी फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, काम चाहते हैं,
कुछ अपनी मतलब एक कामयाबी की इबारत लिखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कोई मैसेज आप देना चाहें? मैं सिर्फ 2-3 बातें आपको कहना चाहूँगा कि पहली बात तो जो भी आप सीख रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं किसी एकेडमी के साथ में, किसी थिएटर के साथ में या घर पे, कोशिश कीजिए कि अगर आप कैमरे के साथ में काम करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस भी कैमरे के साथ में करनी पड़ेगी। तो घर पे एक छोटा सा सेटअप बनाइए, अपना स्टूडियो बनाइए, छोटा सा नॉमिनल जो भी आप अरेंज कर सकते हैं, और उसके साथ मोबाइल के साथ में अपनी प्रैक्टिस कीजिए। आपको YouTube पे कुछ वीडियोस मिल जाएंगी और अलग अलग तरीके के आपको मोनोलॉग्स मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके की स्क्रिप्ट। कोशिश कीजिए कि कैमरे पे कैसे ऑडिशंस देते हैं, कैमरे की प्रैक्टिस आपको कैमरे के साथ ही करनी पड़ेगी। और पैरेलल आपको ऐसा नहीं है कि आप 5 साल आपने एक्टिंग सीखी और उसके बाद में आप कैमरे पे पहली बार काम करना स्टार्ट करेंगे। पैरेलल आप शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसा है कि मौका आप किसी को भी नहीं पता कि ये मौका आपको कब मिलेगा कैमरे पे अच्छा काम करने का। तो मुझे लगता है कि जिस दिन से आप एक्टिंग सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, उसी दिन से आप कैमरे के साथ में एक्टिंग सीखने की शुरुआत कर दीजिए, और धीमे धीमे जैसे ही आप शुरुआत करेंगे आगे फिर आपको अपने आप ही रास्ता दिख जाएगा और फिर मंजिल तो मिल ही जाएगी। ओके, अब एक बात थोड़ी सी नोटिस करने वाली होती है कि कई बार थिएटर के बहुत ही मंझे हुए कलाकार होते हैं जो कि अभिनय में बहुत जबरदस्त होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है स्टेज पर बहुत जबरदस्त होती है और उनको बहुत एप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन वो ज्यादातर कैमरे के सामने ऑडिशंस में फेल हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? सर वो फेल कहना नहीं होगा, वो है प्रैक्टिस। ओके, कि आप अगर गियर वाली कार चला रहे हो ना और आपको ऑटोमेटिक कार दे दी जाए, आप गियर वाली में मास्टर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ऑटोमेटिक कार आप पहली बार में ही धुआंधार चला लोगे। आपको उसको सीखना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। कहाँ चूक होती है? समझ में। अगर वो नहीं, ये अगर जो लोग पारंगत हैं अपनी एक्टिंग में, थिएटर में, मैंने बहुत लोगों के साथ में ऑडिशंस किए हैं, तो वो जो उनकी क्वालिटी है ना, वो कहीं ना कहीं बेस तो उनका स्ट्रांग है। अगर वो ये एक्सेप्ट कर लें कि भैया ये थोड़ी सी टेक्निकल एक अलग चीज है, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बेहतरीन काम करेंगे। और आप देखो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी पंकज त्रिपाठी सर हैं, वो एनएसडी से हैं, बिल्कुल। दिव्येंदु हैं, वो थिएटर से हैं, नवाजुद्दीन सर हैं, वो थिएटर से हैं, विजयराज जी हैं, राजपाल यादव है। तो आप देखो कि जिन लोगों ने, जिनका एक थिएटर में महारत हासिल कर रखी थी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जो पास आउट थे, अगर वो कैमरे पे काम करते हैं, लेकिन उन्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि कैमरा के लिए थोड़ा सा अपने को कैमरे के साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी, ठीक है, बस उसको अपडेट करना होता है, चेंज कुछ नहीं होता है, बस सिर्फ आपको अपडेट करना है। अपडेट कर लोगे तो आप गाड़ी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी स्पीड से चला लोगे, तो बस वही खेल है। थिएटर में तो ऑडियंस सामने होती है कुछ दूरी पर, उस हिसाब से हमें अपने वॉइस को मेंटेन करना होता है, और कैमरा जब हम फेस करते हैं तो कैमरे के सामने हमें उस हिसाब से अपनी वॉइस को मेंटेन करना होता है। अब देखो ना, जब अब तो थिएटर में भी कॉलर माइक लगना स्टार्ट हो गया जी, तो अब आपको चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जो भी बोलते हैं ना कि थिएटर लाउड होता है या कैमरे में शटल रहता है, वो एक्चुअली वो पैटर्न नहीं है, वो ऐसा है कि आपकी ऑडियंस तक आवाज कितनी पहुंच रही है। ओके, अगर आपके किसी थिएटर में 700 लोग हैं, आपके पास माइक है, कॉलर माइक, तो आपको चिल्लाने की आवश्यकता ही नहीं है ना, तो लाउड तो एक्टर होगा ही नहीं। ये तो सिर्फ सेंस की बात है ना, कि आपको लाउड इसलिए होता है कि पहले माइक नहीं होते थे, तो 700 लोग बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं, तो 1000 लोगों तक आवाज पहुंचानी है तो मुझे चिल्लाना पड़ेगा ना। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अभी मैं बाहर कुछ 100 मीटर की दूरी पे किसी बंदे से बात करूंगा, तो मेरी वॉइस तो ऑटोमेटिक तेज होगी ना। बिल्कुल। तो बस ये है कि कैमरे पे जब आप काम करते हो तो ऑडियंस आपकी यहाँ पे है, और इसी जगह मैं थिएटर पे हूँ तो भी मेरी ऑडियंस तो यहाँ आ गई ना माइक के साथ में। माइक नहीं होगा तो मुझे ऑब्वियस सी बात है कि तेज बात करनी पड़ेगी। तो पहले वाले पैटर्न पे ही काफी लोग जो है अपनी एक्टिंग कर रहे हैं थिएटर, बस अपडेट नहीं किया है। अपडेट नहीं किया। जो बात है ना, अगर जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है ना, अगर वो अपने आप को अपडेट कर लें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और कैमरा को भी यही चाहिए। जो लोग पारंगत है ना, तो डेफिनेटली लोग इंतजार करते हैं। और आप इंडस्ट्री में देखो, जो मेन स्ट्रीम की फिल्में हैं उनमें अच्छे कैरेक्टर हैं
जो आज मनोज सर की, इरफान सर की जो वैल्यू है वो हर किसी की नहीं है। वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनका बेस बहुत स्ट्रांग है, उनके वेरिएशंस हैं उसमें। तो थिएटर ने तो कहीं ना कहीं काम किया है, मतलब बहुत ज्यादा काम किया है, तो वो कभी जाया नहीं जाएगा सर। ओके, अभी जैसे आपने अब आर्या में भी कास्टिंग की है, आर्या वेब सीरीज सुष्मिता सेन वाली सभी लोग जानते हैं, सभी ने देखी होगी लगभग। उसके अलावा और भी काफी सारे अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं। सास बहू फ्लैमिंगो मैंने किया है, हाँ। क्रैश कोर्स किया है, और धीमे धीमे ऑल इंडिया रैंकिंग एक फिल्म आई थी, उसमें मैंने इनमें मतलब कास्टिंग एसोसिएट किया था राजस्थान की तरफ से। और मेरी खुद की इंडिपेंडेंट जो फिल्म है टर्टल है, वो अभी नेशनल अवार्ड जीता है 2019 में, और अभी अमेजोन पे वो आ चुकी है, संजय मिश्रा सर है उसमें। एक फिल्म है वाह जिंदगी, नवीन कस्तूरिया, प्लविता बोर ठाकुर, बिल्कुल। एक स्टोलन है अभिषेक बैनर्जी सर के साथ में, तो अभी वो मामी फिल्म फेस्टिवल में लगी थी, और अभी वो अलग अलग फेस्टिवल में ऑल ओवर वर्ल्ड में वो घूम रही है, और लेट्स सी वो रिलीज होने वाली है। और अभी एक नई फिल्म भी मेरे आने वाली है, उसमें दर्शील सपारिया, रघुवीर यादव हैं। ग्रेट। तो उसका हम लोग जल्दी अनाउंसमेंट करेंगे, मतलब आई एम वेटिंग फॉर। अभी राजस्थान और हरियाणा वालों के लिए जो है स्टेज ऐप काफी प्रोग्राम्स बना रहा है, तो क्या आप स्टेज ऐप के साथ मिलकर भी कुछ काम करने वाले हैं अभी फ्यूचर में? मतलब ये बेहतर बात तो स्टेज वाले बता पाएंगे कि मतलब डेफिनेटली मेरा कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट हमेशा से रहा है कि मैं राजस्थान, क्योंकि मेरी शुरुआत यहीं से हुई है, तो एक अटैचमेंट तो मेरा है जी। तो जब भी मुझे राजस्थान के लिए कुछ बेहतर करने का मौका मिलेगा, मतलब इवन मैंने कोशिश तो अभी यहीं से ही की है कि मैं, बोलते हैं ना कि लोगों की होम ब्रांच मुंबई होती है, मेरी होम ब्रांच एक्चुअली जयपुर है राजस्थान के तौर पे, और बाकी की फिर मेरी मुंबई में ब्रांच खुल रही है। तो वैसा है कि राजस्थान के लिए जब भी मुझे मौका मिलेगा, जो लोग भी काम करेंगे बेहतर, मैं हमेशा बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करूँगा। ग्रेट, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यह है समीर पहाड़िया, जो कि JSMR कास्टिंग एजेंसी से हैं। इन्होंने खुद ने ही वो एजेंसी बनाई है। समीर भाई, लास्ट में कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगे, जो अब तक हमारी बातें हुई उनसे अलग आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? मैं बस यही कहना चाहूंगा दर्शकों से कि एक्टिंग करो, ऑडिशन करो, शूटिंग करो, सीखो, करो, मजा आएगा, इससे बेहतर और कुछ नहीं। एक्टिंग करो, सीखो और करो। हर फील्ड में ये बात लागू होती है, यही बात जो है फिल्म इंडस्ट्री में भी लागू होती है। पहले हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर उसके बाद फील्ड में उतर जाना चाहिए, क्योंकि फिर आपको वापस से सीखना है। इसीलिए मैंने सीखो और करो, फिर सीखो फिर करो। ग्रेट। हाँ, यानी कि यहाँ पे सीखने के बाद में आपको फिर सीखना होता है, फिर करना होता है, डेफिनेटली फिर नया सीखना होता है, फिर करना होता है। यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है, और अमिताभ बच्चन भी तो कहते हैं कि मैं आज भी सीखता हूँ। बिल्कुल, इसीलिए वो इतने बड़े इसीलिए कलाकार इस वक्त वो इतनी अच्छी फिल्म कल्कि में आप उनकी परफॉर्मेंस देखो, इतनी बेहतरीन किया उन्होंने। बिल्कुल। तो समीर पहाड़िया से हम लोग बहुत जल्द फिर मिलेंगे, फिर कुछ नई बातें खुरेदेंगे। अभी तक के लिए इन्होंने हमें जो बातें बताई उनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे हम एक नई शख्सियत के साथ फिर रूबरू होंगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। अभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है समीर पहाड़िया और आप मुझे देख रहे हैं लाइव परफॉर्मेंस चैनल पर। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। और प्रशांत जी हैं, इसमें अनकट टॉक विद प्रशांत नाम से एक इंटरव्यू सीरीज बनाते हैं, और कंटिन्यू वो अलग अलग फील्ड के अलग अलग शख्सियत के साथ में वो इंटरव्यूज करते हैं। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितनी भी वीडियोस हैं उनको आप देखिए, लुत्फ उठाइए। आपको नए नए बैकग्राउंड के साथ में नई नई फील्ड की नई नई जानकारियां आपको अपडेट होती रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।